नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 6 भाभीियों और उनके एक देवर की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी नगर में एक राजा राज करता था। उसके 7 पुत्र थे। उन 7 में से 6 पुत्रों का उसने विवाह कर दिया था और जो 6 भाभीियां थी, वह एक पुत्र जो कुंवारा था, उसे उसकी 6 भाभीियां उसे रोज तरह तरह का भोजन बनाकर दिया करती थी। परंतु जो 7वां राजकुमार था, उसका नाम मदन था। उसे अपनी भाभीियों के भोजन में कुछ ना कुछ कमी निकालने की आदत थी। उसकी भाभीियां चाहे कितना भी अच्छा खाना बनाती, लेकिन वह कोई ना कोई कमी निकाल देता। उसके रोज कमी निकालने से उसकी भाभीियां परेशान हो गई थी। एक दिन मदन की बड़ी भाभी ने सोचा, आज मैं देवर जी के लिए भोजन बनाऊंगी। फिर देखती हूँ कि मदन कैसे मेरे बनाए हुए भोजन में कमी निकालते हैं। अगले दिन मदन की बड़ी भाभी ने बड़े चाव से भोजन बनाया और मदन खाना खाने लगा। खाना खा चुका तो मदन की भाभी ने बड़े ही प्यार से पूछा कि कहो देवर जी, आज भोजन कैसा रहा। इस पर मदन ने उत्तर दिया, भाभी और तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु सब्जी थोड़ी फीकी लगी। इतनी सुनकर मदन की बड़ी भाभी को बड़ा गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि खाना बनाना हम क्या जाने। खाना बनाना तो समुद्र की परी जानती है, और अगर तुम उसे ले आओ तो वह तुम्हें रोज मनपसंद खाना बनाकर खिलाएगी। भाभी ने इस तरीके से व्यंग्य किया। वह बात मदन को चुभ गई। वह उसी समय उठ खड़ा हुआ और अपनी भाभी से बोला कि अब मैं इस घर में तभी भोजन करूंगा जब समुद्र की परी को ले आऊंगा। इतना कहकर मदन अपने घोड़े को तैयार करने के लिए बाहर जाने लगा। तब उसकी भाभी ने उसे बहुत समझाया। कहा, मदन, मैंने तो तुमसे वैसे ही गुस्से में कह दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी जूझला गई थी। तुम्हारी रोज की आदत से सब भाभियां परेशान रहती हैं। मैंने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम मीन मेक निकालते हो तो मुझे झुंझलाहट हो गई। उसने उसको खूब समझाया। मदन उसकी एक बात नहीं सुनने वाला था। वह कहने लगा, अब तो मैं परी को लेकर ही आऊंगा। उसकी भाभी ने कहा कि कैसे लाओगे, कहाँ से लाओगे। लेकिन मदन ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और वह उसी समय चल दिया। मदन चलते चलते एक देश की राजधानी में पहुंचा, जो कि एक दूसरा देश था। तब तक बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वह एक मालिन के घर ठहर गया। रात में सब लोग खाना खा चुके तो मालिन के बेटे ने मदन से कहा, भैया, यहाँ एक डाकू को सुबह सुबह फांसी दी जा रही है, क्या आप उसे देखने चलेंगे? मदन ने कहा, जरूर चलेंगे। दोनों उसे देखने के लिए सुबह सुबह जल्दी चले गए। डाकू बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। वह मजबूत शरीर, तगड़ा था, जंजीरों से जकड़ा हुआ बैठा था। वह डाकू मदन को बड़ी करुणा भरी नजरों से देख रहा था। इस पर मदन ने कहा कि जब तक मैं राजा से मिलकर वापस ना आऊं तब तक इसे फांसी न दी जाए। और वह इतना कहकर जो उस देश का राजा था, उसके पास चला गया। राजा ने मदन का बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि वह भी एक राजकुमार था और उसके पिता को वह राजा जानता था। इसके बाद मदन ने राजा से कहा कि राजा साहब, आपका हुक्म से किसी डाकू को फांसी दी जा रही है। इस पर राजा ने मदन से कहा कि मदन, ये डाकू बहुत मुश्किल से पकड़ा गया है और इस बार इस डाकू को जरूर फांसी दी जाएगी। इस पर भी मदन कहने लगा कि इस बार इस डाकू को राजा साहब आप मेरे कहने से छोड़ दीजिए। अगर फिर इसने कोई गड़बड़ी की तो फिर इसको आप फांसी दे देना। इस पर राजा ने कहा कि इस बार केवल तुम्हारे कहने पर इसे छोड़ रहा हूँ। उस डाकू का नाम दिलावर सिंह था। दिलावर सिंह को फांसी की सजा से मुक्त कर दिया। राजकुमार मदन अपने रास्ते चल दिया। जब डाकू फांसी की सजा से मुक्त होकर अपने घर पहुंचा तो उसके घर में रोना पीटना मचा हुआ था। माँ का तो रो रो कर बड़ा बुरा हाल था। बच्चे और बीवी भी बहुत विलाप कर रहे थे। तब वह हंसता हुआ अपने घर पहुंचा तो माँ से कहने लगा कि तुम सब रोना पीटना बंद करो, देखो मैं आ गया हूँ। उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई कि कैसे एक व्यक्ति ने उसे राजा की सजा से बचाया। उस डाकू की माँ कहने लगी, बेटा दिलावर, तुम्हें तो उसे भले इंसान को घर लाना चाहिए था।
और ना ही तुमने उसके साथ जाकर उसके लिए कुछ अच्छा काम किया, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है, तो बहुत ही भला मानस है। तुम्हें उसके साथ जाकर उसका कुछ भला करना चाहिए, या उसे घर पर ले आना चाहिए। डाकू को अपनी माँ की बात उचित लगी। डाकू उसी समय घर से निकल पड़ा और पता लगाते लगाते उसी रास्ते पर पहुंच गया जिस रास्ते पर राजकुमार मदन जा रहा था। डाकू ने आवाज लगाई कि राजकुमार रुको, राजकुमार रुको। इस पर राजकुमार सोचने लगा कि मैं ही तो इस डाकू को बचाया है। उसने सोचा कि वह डाकू उसे लूटने आ रहा है और वह सीना तानकर खड़ा हो गया। ये देखकर डाकू हंस पड़ा और बोला, राजकुमार जी, मैं आपको लूटने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। राजकुमार ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? इस पर डाकू ने कहा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं। और इस पर मदद ने उत्तर दिया कि मैं समुद्री परी ढूंढने जा रहा हूँ। ये सुनकर डाकू ने आश्चर्य के साथ कहा, ये तुमने कितने बड़े काम का बीड़ा उठाया है। खैर, चिंता की कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। और उस स्थान पर 3 रास्ते थे। डाकू ने कहा, राजकुमार तुम इस रास्ते से चलो, तब तक मैं अपने एक दोस्त से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर डाकू अपने दोस्त से मिलने चला गया। जब डाकू चला गया तो राजकुमार मदन सोचने लगा कि कहीं ये डाकू मुझे अपने दोस्त के साथ पकड़कर तो नहीं ले जाएगा। ऐसा सोचकर राजकुमार मदन दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। तभी दिलावर अपने दोस्त से मिलकर आ पहुंचा और उसने राजकुमार को दूसरे रास्ते पर जाते हुए देखा। तो डाकू ने फिर से राजकुमार को पुकारने लगा और कहा, राजकुमार, शायद तुम्हें मेरा विश्वास नहीं हो रहा, तो मैं अपने घर वापस चला जाता हूँ, परंतु याद रखना कि मेरी सहायता के बिना तुम्हें समुद्री परी नहीं मिल सकती। डाकू की यह बात सुनकर मदन राजकुमार बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला कि भाई, मेरी गलती हुई, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और अब राजकुमार और डाकू दोनों उसी रास्ते पर चल दिए जिस रास्ते पर समुद्र का किनारा आता था। कई दिन तक चलते चलते हुए दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। वहां पर गहरी नीले और लंबे लंबे ऊंची लहरों वाले समुद्र को देखकर एक बार तो राजकुमार मदन घबरा गया कि यहाँ पर समुद्री परी कैसे मिलेगी। तभी डाकू दिलावर सिंह ने कहा, राजकुमार, घबराने की कोई बात नहीं है, अब हम दोनों कुछ लकड़ी इकट्ठी करते हैं। और उन्होंने खूब सारी लकड़ी इकट्ठी करके जब मचान बनाया। जब मचान बन गया तब डाकू ने मदन से कहा कि इस मकान में आग लगा दो, परंतु ये ध्यान रखना कि जब तक मैं आना जाऊं तब तक यह आग बुझने न पाए। और इतना कहकर डाकू गहरे नीले समुद्र में कूद पड़ा और समुद्र में गहरी गहरी लंबी लंबे गोते लगाता हुआ वह आगे बढ़ने लगा तो उसे खूबसूरत महल दिखाई दिया जिसके दरवाजे अंदर से बंद थे। उसने बड़ी मुश्किल से उनको खोलकर अंदर गया और हर एक कमरे की सुंदरता को बड़े आश्चर्य से निहारने लगा कि पानी के अंदर कितना सुंदर महल बना हुआ है। ये देखते ही देखते हुए कमरे में पहुंचा और देखा कि दूध के फैन के समान एक सुंदर परी सोई हुई है। चारों तरफ उसके नौकर चाकर बेसुध सोए पड़े हैं। तभी ये देखकर दिलावर डाकू ने जल्दी जल्दी से एक लकड़ी का बक्सा खाली किया और वहां जो कीमती सामान था उसे उसने भर लिया और राजकुमारी को भी कोई नशीली चीज सुझा दी और उसे संदूक में लिटा दिया और राजकुमारी को संदूक में बंद करके वह बाहर ले आया। बाहर आकर दरवाजे के पास एक नाव खड़ी हुई थी। उसने संदूक को वापस उसी नाव में रख दिया और दिलावर सिंह उसको लेकर नाव की सहायता से किनारे पर पहुंचा। तो राजकुमार मदन से जल्दी चलने की तैयारी करो, पूरा काम हो गया। उन्होंने दूर से ही राजकुमार को आवाज लगाए और कहा कि सामान को घोड़े पर लाद कर और नाव को आग में फेंक दो। दिलावर सिंह ने कहा कि रात के समय समुद्र के किनारे पर देवता लोगों का बसेरा होता है, यदि उन्होंने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये कहकर भी दोनों वहां से भाग से गए और चलते चलते काफी दूर जंगल में पहुंच गए। जहां एक तालाब था वहां पहुंचकर उन्होंने एक घास फूस का एक घर तैयार किया। उस घर के अंदर वह संदूक खोलकर परी को बाहर निकाला। दिलावर ने चलते चलते रहने के कारण भी थोड़ा थक भी गई थी। बाहर की हवा लगी तो परी ने आंखें खोली और परी ने कहा कि मैं कहां पर हूं,
ये सुनकर दिलावर डाकू बोला, तुम्हें लाने वाला मैं हूँ, और तुम्हारे सामने जो ये राजकुमार खड़े हैं उनके साथ तुम्हारी शादी होगी और तुम राजरानी बन जाओगी। इस पर परी ने कहा कि मुझे कोई इतराज नहीं है। परी ने बात मंजूर कर ली। उसके बाद डाकू ने मदन राजकुमार से कहा कि तुम घर में रहो और मैं तुम्हारे घर का पहरा दूंगा। ये कहकर वह पेड़ पर चढ़ गया। मदन और समुद्री परी घर में चले गए। इधर रात के करीब 12 बजे रात को एक भयानक अजगर फुकार मारता हुआ बाहर निकला, उसी तालाब से जिसके सर पर एक मणि थी। डाकू ने सोचा, इसकी मणि तो बिना मारे तो मिल नहीं सकती, और उसने अपना जो एक तीर कमान संभाला और अजगर पर निशाना लगाया, जिससे कि अजगर मर गया। इसके बाद दिलावर सिंह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी मणि उतार कर अपनी जेब में रख ली। जब सुबह में मदन सोकर उठा तो दिलावर सिंह ने कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अनोखी चीज लाया हूँ। इस पर मदन ने वह अनोखी चीज देखने की इच्छा जाहिर करने लगा, लेकिन डाकू ने बहुत देर तक वह अनोखी चीज नहीं दिखाई। मदन की देखने की इच्छा बहुत बढ़ गई, परंतु उसने अंत में मणि राजकुमार के हाथ में रख दी। राजकुमार मणि को देखकर बहुत खुश हुआ। डाकू ने कहा, मैं इस तालाब में जाऊंगा, मुझे इसमें कुछ भेद मालूम पड़ता है। राजकुमार ने मना किया, परंतु डाकू नहीं माना और जो मणि थी उसको लेकर तालाब में उतर गया। परंतु जैसे ही मैं तालाब में उतरा, तालाब का पानी कम होता चला गया और उसे तालाब की दीवार में एक खिड़की दिखाई थी। एक सुंदर खूबसूरत नागिनिया अपनी सहेलियों के साथ झूले पर झूल रही है। राजकुमार की जो राजकुमारी थी उसकी कोई सखी गाना गा रही थी तो कोई सखी उसे झूला झूल रही थी। उसने उससे कहा, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मेरे पिताजी आ गए तो एक ही फुकार में तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर डाकू हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पिता को तो मैं ही मार दिया है, तभी तो मैं यहाँ तक आया हूँ। नागिनिया को विश्वास नहीं हुआ, तब डाकू ने उसे मणि दिखाई। नागिनिया रोने लगी। डाकू ने कहा, अब रोने से कोई फायदा नहीं, मेरा एक दोस्त तालाब के किनारे ठहरा हुआ है, तुम उससे शादी कर लो, राजरानी तुम बन जाओगी। नागिनिया ने कहा, मैं आपके दोस्त को बिना देखे उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। ये सुनकर डाकू तालाब से बाहर आ गया और उसने सारी बात मदन को बताई। मदन ने इस बात को मंजूर कर लिया और डाकू के साथ परी को लेकर तालाब में उतर गया। नागिनिया ने जब राजकुमार मदन को देखा तो शादी के लिए हाँ कर दी और सब लोग तालाब से बाहर आकर उसी घर में रहने लगे जो बनाया था। डाकू ने कहा, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जब तक कि मैं वापस ना आऊं तुम लोग कहीं बाहर नहीं निकलना। सबसे यह बात कहकर डाकू अपने दोस्त से मिलने चला गया। मदन की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। उसने दोनों परियों से कहा, मैं थोड़ा घर के बाहर घूम कर आता हूँ, तुम दोनों यहीं पर रहना। इतना कहकर राजकुमार मदन घर से बाहर निकल गया और चारों ओर घूम फिरकर एक चट्टान पर जाकर लेट गया। मौसम की ठंडी हवा बह रही थी। ठंडी हवा लगने से मदन को जल्दी ही नींद आ गई। इधर उसके नींद आने पर उसकी जेब से वह मणि निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय एक लकड़हारा उसी रास्ते पर लकड़ी काटने जा रहा था। उसने देखा कि कोई चीज पड़ी हुई चमक रही है। वह राजकुमार के पास आया और उसने देखा कि राजकुमार के पास एक मणि पड़ी है और राजकुमार सब बातों से बेखबर सो रहा है। उसने यह मणि उठा ली और उसे अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मदन उठा तो मणि को अपनी जेब में न देखकर बहुत परेशान हुआ और कहने लगा है, भगवान मेरी मणि कहाँ गई है, भगवान मेरी मणि कहाँ गई। कहता हुआ वह घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर का कोना कोना उसने देखा मगर मणि कहीं नहीं मिली। दोनों परियों ने पूछा, क्या हो गया। मदन पागल सा हो गया और न जाने किस किस शहर में निकल गया और कई दिनों तक घर नहीं आया। मदन के नहीं आने के कारण समुद्री परी ने घबराकर नागिनिया से कहा, पता नहीं राजकुमार कहाँ चले गए हैं, इतने दिन से घर नहीं आए। नागिनिया ने कहा, क्योंकि नागिनिया बहुत होशियार थी, चलो बहन बाहर चलकर हमें ढूंढना चाहिए। उसने मदन के घर न आने के कारण समुद्री परी ने समझाने की कोशिश की। देखो, डाकू ने हमसे घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। समुद्री परी ने कहा, बहन तुम बाहर मत जाओ, तुम एक बार राजकुमार का बाहर जाने का परिणाम तो देख चुकी हो।
और यदि इस बीच डाकू आ गया तो क्या कहेगा, परंतु नागन्या ने समुद्री परी की बात नहीं मानी और वे दोनों बाहर चलकर राजकुमार को ढूंढने निकल गई। तभी किसी राज्य का एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ वहां पहुंचा। जब उसने इन दोनों परियों को घूमते हुए देखा तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया, किंतु नागन्या पहले से होशियार थी। वे राजकुमार को देखकर तालाब में कूद पड़ी। नागन्या के पीछे समुद्री परी भी तालाब में कूद गई। समुद्री परी की एक जूती तालाब के बाहर ही छूट गई। राजकुमार ने तालाब पर आकर एक जूती उठाई। जूती देखकर उसने मन में सोचा कि जब जूती इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। अब तो मैं इसी राजकुमारी से शादी करूंगा, ये कहकर वहां से चल दिया। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वह इस जूती वाली राजकुमारी से शादी करूंगा। राजकुमार वापस अपने महल लौट गया और उधर से अपने सैनिक और एक बूढ़ी औरत लेकर आया। उस बूढ़ी औरत से राजकुमार ने कहा, तुम तालाब के बाहर बैठकर जोर जोर से रोने को कहा। बूढ़ी औरत तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी समुद्री परी ने नागन्या से कहा, कोई दुखियारी औरत तालाब के बाहर रो रही है। तो समुद्री परी ने कहा कि मैं बाहर जाकर देखती हूँ, मगर नागन्या ने मना किया कि बाहर मत जाओ। लेकिन समुद्री परी बाहर आने को जल्दी करने लगी। तभी नागन्या भी उसके पीछे पीछे आने लगी। जैसे ही वे दोनों ऊपर आई, राजकुमार के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि नागन्या बहुत होशियार थी। वह मौका पाते ही तालाब के अंदर कूद गई, लेकिन उन्होंने समुद्री परी को बंदी बना लिया और अपने महल ले गए। समुद्री परी से राजकुमार ने शादी करने को कहा, लेकिन समुद्री परी ने उसे मना कर दिया। राजकुमार के रोज कहने पर समुद्री परी ने कहा कि मुझे 1 महीने का समय चाहिए। इतने में डाकू नागन्या के पास पहुंचा और उसने मदन और समुद्री परी के बारे में पूछा तो नागन्या ने सारी बात रो रो कर उसे बता दी। फिर डाकू और नागन्या मदन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक शहर में मदन को ढूंढ लिया और फिर वह समुद्री परी के पास पहुंचे और वहां से उसे वापस छुड़ाकर अपने साथ ले आए। अब मदन दोनों को लेकर अपने महल पहुंचा। राज्य में हाहाकार मच गया कि राजकुमार दो परियों को लेकर लौटे हैं। वहां पहुंचकर उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी 2 परियों को लेकर आया हूं। राजकुमार ने व्यंग्य करते हुए भाभी से कहा। भाभी बहुत लज्जित हुई। मदन ने कहा, भाभी परियों को उतार लो। सबने मंगल गीत गाए उनका स्वागत किया। मदन ने डाकू दिलावर से कहा कि वह अपने परिवार के सहित महल में ही रहे। मदन ने दोनों परियों के हाथ का भोजन का स्वाद लिया। दोनों ने बहुत ही अच्छा भोजन बनाया था। अब तो मदन रोज ही तरह तरह के पकवानों का स्वाद लेने लगा। ऐसे ही मदन की जिंदगी खुशहाली से चलने लगी। जो मदन ने कहा था अपनी भाभीयों से, वह उसने कर कर दिखा दिया था। सबको उस पर गर्व हो रहा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स आपका है दोस्तों, आप अपने विचार जरूर लिखा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।